ओके, गुड आफ्टरनून। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, कैन यू हियर मी? अरे आवाज आ रही है तो रिस्पॉन्स करो। अब आई सर। हाँ, मैं था ही नहीं ना, तो आएगी कैसे? मैं तो यहाँ पे था नहीं ना। मैं तो जस्ट कैमरा लगा हुआ था अभी। मैं तो अभी आया हूँ क्लासरूम में। नहीं तो उसके पहले आवाज नहीं आएगी ना। ठीक है, आपकी आवाज तो मैं पहचान गया। यशार, दूसरा कौन है भाई? हेलो, दूसरा कौन है, नाम बताओ। एक मिनट वेट करो, सकते आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है क्या यशार? हाँ सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक आ रही है सर, आ रही है। आ रहा है, चेक करो। चलो, तो इस क्लास से पर्पस ये ना, हम इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी आपके जो डाउट्स वगैरह है ना, वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दिया करो, है ना? तो वो भी इस क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। जब भी आपको कोई डाउट्स हो ना नेक्स्ट क्लास से, तो आप व्हाट्सएप में मुझे पर्सनल कर दिया करो। उस इसमें वो भी डिस्कस हो, ठीक है ना? आज मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस करो, जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वन बाय वन मैं क्वेश्चन दूंगा, उसका आप मुझे आंसर देना, ठीक है? वन बाय वन आज सर्कुलर मोशन टॉपिक है आपका। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जस्ट आपका ये है, एग्जांपल वन, है ना? एग्जांपल वन अगर हम देखें, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये है एग्जांपल वन में, कि यहाँ से हम किसी स्टोन को प्लेट करते हैं। यहाँ पे कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ से हम किसी स्टोन को प्रोजेक्ट करते हैं किसी यू स्पीड से थीटा एंगल पे, है ना? तो ये पैराबोलिक पाथ कॉल करेगा। तो आप बताना है कि फाइंड आउट एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड at the time of landing, at the time of landing with respect to point of projection, point of projection। ये आपको करना है। Find out the angular speed at the time of landing with respect to point of projection, right? और अटेम्प्ट करो उसे कि जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, है ना? और जैसे आंसर आ रहा मुझे बताओ, फिर मैं वेरीफाई करके अगर नहीं आता तो मैं बताऊँ।
आपका आंसर मुझे वॉइस में ही बताना है, मैसेज मत करना, फिर मैसेज में रीड नहीं कर रहा हूँ। सर जी sec theta upon u. जी sec theta upon u, हम्म, लेट मी चेक, है ना कि आपका आंसर जो आ रहा है वो जी sec theta upon u, थोड़ा सा गलत कर रहे हो, है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे इसको करना क्या है, जब भी हम एंगुलर स्पीड लिखते हैं ना, तो एंगुलर स्पीड की वैल्यू क्या होती है? एंगुलर स्पीड आपका होता है v v परपेंडिकुलर बाई r, है ना। जब भी हम एंगुलर स्पीड निकालते हैं, ये क्या होता है कि आपका v परपेंडिकुलर बाई r, है ना। r तो आपको पता है कि एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग ये आपका r हो जाएगा, और r इस केस में रेंज के इक्वल होगा, है ना। लेकिन वेलोसिटी का हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, तो आपको पता है u को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा, तो u का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा, है ना। तो आपको पता है इस विद रिस्पेक्ट टू अगर हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन देखें तो u cos थीटा की वजह से तो कोई एंगुलर मोशन नहीं, जो भी एंगुलर मोशन है किसकी वजह से है, ड्यू टू u sin थीटा, तो वही भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से आपका आ गया u sin थीटा डिवाइडेड बाय आपका रेंज, है ना। तो रेंज कितना होगा आपको बताइए, 2 स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g, है ना। तो एक 2 का डिफरेंस था आपका आंसर, आपका आंसर बाकी सब सही था, एक 2 उसमें नहीं आ रहा था, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, ये sin थीटा भी कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आपकी जो आ गई आंसर दैट इज द g बाई 2u cos थीटा, है ना। ये इसकी क्या होगी, एंगुलर स्पीड, सिंपल सा आ गया। तो पहले क्वेश्चन आपको जब भी आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको एंगुलर स्पीड के क्वेश्चंस पूछे आपको, किस तरह से एंगुलर स्पीड क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल 2 में इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन, है ना। एग्जांपल 2 में जस्ट आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, है ना। कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी पे होगा तो उस टाइम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, है ना। ये भी आपको करना है भाई, यहाँ पे आपका हो गया वाई एक्स, इसको आपने यू और थीटा से प्रोजेक्ट कर दिया, है ना। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी पे होगा तो इस इंस्टेंट में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो इसको बेटर करो। ऐसे एक एक चैप्टर हम पकड़ के, अभी आपके एग्जामिनेशन में काफी टाइम, तो हर वीक में एक एक चैप्टर आप थोड़ा सा पढ़ के भी आना, और उसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करवा, तो उससे आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर रेंज का हाफ नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है कि जब ये अपने ट्रैजेक्टरी का हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो एक आपका इस तरह से कर्व, किसी कर्व पे कुछ रेडियस, है ना, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको
उनको ये नहीं कि रेंज का हाफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है। क्यों मैं बताता हूँ, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जैसे होता है कि जब भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हो किसी भी केस में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये होता है स्पीड का स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, और ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये वही सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला है। भाई सेंटीमीटर एक्सप्रेशन की वैल्यू v स्क्वायर बाई r तो होती है, तो किसी भी केस में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लें तो ये हो जाएगा स्पीड का स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, है ना। जिस इंस्टेंट में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं उस टाइम जो स्पीड है वो कितनी है, और दूसरा ए परपेंडिकुलर किसके, जो उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना है। तो आपको पता है जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस टाइम इसकी स्पीड तो u cos थीटा हो जाएगी, और इसमें एक g डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। क्या एक्ट कर रहा होगा बेसिकली आपका g डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा बेसिकली आपका एक्ट करेगा। तो जब ये g डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो आपको पता है ये दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं, अगर परपेंडिकुलर नहीं होते तो इस केस में आपको क्या करना होता है बेसिकली आपको रिजॉल्व करना। तो सिंपल आ गया स्पीड स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। हम यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ये आपका हो जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर g, है ना। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, राइट। तो इस तरह से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं कि एंगुलर स्पीड के लिए v परपेंडिकुलर बाई r, और जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो स्पीड का स्क्वायर बाई क्या होती है, a परपेंडिकुलर, जहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू होगी। इसी में अगर जैसे फर्स्ट पार्ट में ये बोला, अब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना जान चुके हो, तो सेकंड पार्ट में जस्ट ये बताओ, फाइंड आउट radius of curvature at point of projection, curvature at point of projection, जो इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा वहां पे इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है ना, इस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है इस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी क्या पता। सर इस केस में भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो u cos थीटा ही है, और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर तो g है। नहीं ऐसा नहीं है, जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हम लेंगे ना तो यहाँ पर इसकी स्पीड तो u है ना, हाँ तो तो हॉरिजॉन्टल, u अच्छा अच्छा अच्छा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की स्पीड का स्क्वायर होता है ना, तो स्पीड u हो गई और u के परपेंडिकुलर जो g का कंपोनेंट हुआ। u स्क्वायर बाय g cos थीटा। हाँ ये सही आंसर है आपका। इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो स्क्वायर बाय g cos g sin थीटा हो जाएगा। भाई rc स्क्वायर तो हम इसमें भी लिख लेंगे, अब स्पीड तो u स्क्वायर ही हो गई ना, है ना। अब g को आप रिजॉल्व कर दोगे, ये आपका g है ना। आपका आ जाएगा कि भाई ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा वैसे, ये एंगल थीटा हो गया ना, तो यहाँ पे g cos थीटा है। अब कैंसिल में क्या आ जाएगा, u के परपेंडिकुलर जो g कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा आपका g cos थीटा है, u स्क्वायर बाय g cos थीटा है ना। और ये जो g sin थीटा होगा ये टेंजेंशियल रिटार्डेशन होगा, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन तो ये g cos का कर रहा है,
इसकी स्पीड भी कम हो रही है, स्पीड क्या चीज कर रहा होगा, ये सेंटर, और वैसे दोनों एक्सेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल एज वेल एज बेसिकली आपका टेंजेंट। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ये हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी, राइट? ये आपका एग्जांपल है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अटेम्प्ट। ऐसे एग्जांपल 3 पे आ जाओ, है ना। एग्जांपल नंबर 3 पे जस्ट आपको दिया हुआ है कि किसी हाइट से वी हैव प्रोजेक्टेड ए स्टोन विद हॉरिजॉन्टल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, है ना। कि भाई किसी हाइट से हमने किसी स्टोन को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकंड से, एंड फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये आपको करना है। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड्स। टू सेकंड्स के बाद सपोज ये यहाँ पे कहीं पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, फॉर्मूला से। सर 0 है। हाँ हाँ, 0 बिल्कुल सही है सर।
मैं बताऊं क्या? Did I explain? हाँ सर। देखो क्या होता है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा काइनेटिक्स यूज होगा। जैसे आपने इसको 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, फिर 2 सेकंड्स के बाद इसकी एंगल वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, ये 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, लेकिन ये कुछ वर्टिकल वेलोसिटी गेन करेगी। 2 सेकंड के बाद क्या होगा, ये कुछ वर्टिकल वेलोसिटी गेन कर लेगा। और कितना वर्टिकल वेलोसिटी गेन करेगा हम निकाल सकते हैं। vy is equal to uy plus ay into t, है ना? तो वर्टिकल वेलोसिटी मुझे निकालना है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 एंड ay हम जानते हैं g है, और टाइम 2 सेकंड बोला हुआ है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो -20 मीटर पर सेकंड, है ना? तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी भी आपकी 20 मीटर पर सेकंड दिया है ना। ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट इसकी स्पीड होगी इस स्टैंड पे, वो आपकी 20√2 है ना। और ये वाला एंगल आपको अगर 20 दोनों है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45, 45। है ना। तो अब इसके बाद हम निकालेंगे, ये थोड़ा काइनेटिक्स से भी निकाल लिया कि जब 2 सेकंड के बाद वहां पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 20√2, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। उसके बाद हम जानते हैं कि जब मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो स्पीड का स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर होता है। तो आपका स्पीड जो है वो कितना हो जाएगा, 20√2 का होल स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। वही बात है, ए परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको पता है कि फ्री फॉल में सिर्फ जी तो लगेगा, है ना। तो जो भी एक कंपोनेंट होगा वो जी का ही होगा, तो इस डायरेक्शन में जो जी का कंपोनेंट होगा वो जी sin 45 डिग्री होगा, है ना। तो भाई जो स्पीड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कितना है, जैसे कि आपका जी sin 45, यहाँ पे जी sin 45 पुट कर दो, ये 10/√2 आ गया, है ना। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे you'll get this answer, है ना। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे you will get this answer। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 80√2 मीटर। तो वहां पे जो कर्व बन रहा होगा उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 80/2 मीटर है। तो इसमें से हम निकालते हैं, पहले आप निकालो स्पीड कितना होगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करें कि भाई स्पीड का स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया एग्जांपल नंबर। एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ऐसे लिख लो, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में आपको दिया हुआ है ए पार्टिकल इज मूविंग इन xy प्लेन, हाँ, कि कोई पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रहा है और इसके आपकी जो वेलोसिटी दी हुई है, हाँ, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है a I कैप प्लस b इंटू टी इंटू जी कैप, हाँ, वेलोसिटी क्या दी हुई है आपको, a I कैप प्लस b इंटू टी इंटू जी कैप। तो आपको बताना है कि फाइंड आउट टेंजेंशियल, नॉर्मल एंड टोटल एक्सेलेरेशन। आपको निकालना है कि टेंजेंशियल, नॉर्मल एंड टोटल एक्सेलेरेशन एट टाइम t is equal to √3 into a by b से क्या बताना है भाई, अगर पार्टिकल कोई मूव कर रहा है एक्सवाई प्लेन में इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना होगा, नॉर्मल एक्सेलेरेशन कितना होगा एंड टोटल एक्सेलेरेशन कितना होगा एट टाइम t is equal to √3 into a by b से। ये तो मिल वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन टू यू।
सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन b by root 3 i cap plus b j cap है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं आ रहा। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, आपको आई कैप जे कैप ट्रांसफॉर्मेशन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन। सर टेंजेंशियल वाली 2b by root 3 है। टेंजेंशियल इज 2b by root 3 है क्या? ये सही, रूट 3b by 2। एक थोड़ा उल्टा हो गया आपने, रूट 3b by 2 मेरे पास है। रूट 3b by 2 है। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो रूट 3b by 2। ये सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस हैं, लगभग कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे आपको चैप्टर आ जाएगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, इसमें भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के क्वेश्चंस हैं कि इस वेलोसिटी वेक्टर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो इससे टोटल एक्सेलरेशन आएगा। जब भी हम वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से पार्टिकल का दिया हो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे टोटल एक्सेलरेशन आएगा d by dt, है ना। इससे टेंजेंशियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं आता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है ये तो आपका 0 हो गया, कांस्टेंट है, t का 1 हो जाएगा, तो टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो b आ, जो टोटल एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, b j कैप, है ना। यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन का अगर हम डायरेक्शन के साथ लिखें तो ये b j कैप है ना, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम का मान हो जाएगा b into j कैप आ गया। मैग्नीट्यूड टोटल एक्सेलरेशन का कितना हो गया, b। अब एक चीज आ गई कि टेंजेंशियल और नॉर्मल कितना हो, तो इसके लिए आपको ये टाइम की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। जैसे मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करूंगा, ये आपका आ जाएगा a i कैप प्लस रूट 3a into j। जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो इतनी है, राइट। अब वो इतनी अगर वैल्यू होगी तो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट है। जो भी वेलोसिटी होगी उसकी मेन डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं कि भाई इसका कोएफिशिएंट रूट 3a है और इसका कोएफिशिएंट a है। जब हम डायरेक्शन यहाँ पे निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट 3a डिवाइडेड बाई a। ये रूट 3 आ गया, मींस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो उस टाइम वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना। सिंपल सा आ गया कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर आपका एंगल जो बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से वो 60 डिग्री होगा, ऊपर लिया है ना। वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो एंगल कितना बना रहा होगा, जैसे कि आपका 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया आपका, है ना। तो आपको हम तो वही तो पूछा गया आपसे, और इस सिस्टम में जो एक्सेशन लग रहा होगा वो आपको पता है कि बीजे कैप है। तो जो एक्सेशन की वैल्यू है उसकी डायरेक्शन होगी बीजे कैप,
है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है और एक्सेलेरेशन कितना है, जैसे कि आपका पीजे क्या है। तो आपको पता है कि जो भी एक्सेलेरेशन होता है वो तो इसके कंपोनेंट से तो होते हैं। तो आप जान दो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो इसका टेंजेंशियल हो जाएगा, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वही एक्सेलेरेशन तो नॉर्मल हो जाएगा। भाई टेंजेंशियल और नॉर्मल का मतलब वही तो होता है कि जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में स्पीड बढ़ाता है वो टेंजेंशियल होता है, और जो उसको टर्न करेगा वो कौन सा एक्सेलेरेशन हो जाएगा, जैसे कि आपका नॉर्मल आ जाएगा। तो आपका आ गया कि जो 80 की वैल्यू होगी, है ना, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो जो 80 की वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी b sin 60, है ना, और जो an होगा ये आपका आ जाएगा b sin 30। ये आपका आंसर आ गया, है ना। किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके आंसर आ गए। तो टोटल एक्सेलेरेशन b आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई √3/2, और जो नॉर्मल एक्सेलेरेशन होगा वो b/2, है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट टोटल एक्सेलेरेशन होता है। इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, कि आपका टोटल एक्सेलेरेशन। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट, तो बहुत बार एग्जाम में इसका ये क्वेश्चन आता है कि आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया होगा, टेंजेंशियल नॉर्मल या टोटल एक्सेलेरेशन आपसे पूछेगा, राइट। आगे समझ में क्वेश्चन पूरा आपको, है ना, इस तरह से। यस सर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो मिसिंग है। ये सब चीजें अगर आप कर लोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। क्या ये हो गया एग्जांपल नंबर 5 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट लिख लो इसका। ठीक है, एग्जांपल 5 पे आते हैं। देखो एग्जांपल 5 आपका ऐसा है कि यहाँ पे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कोई पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म, है ना। एक पार्टिकल जो है इसका रेडियस सर्कुलर मोशन कितना है r, कोई p पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑफ रेडियस r। इसकी एंगुलर स्पीड अगर मैं कोई पॉइंट इसके पेरिफेरी पे ले लूं, इस o के अबाउट, है ना, if angular speed about o is omega, then find out its angular speed about center। हाँ, कि अगर O के अबाउट इसका एंगुलर स्पीड यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है तो इसके जो सेंटर होगा सर्कुलर मोशन का उसके अबाउट इसकी एंगुलर स्पीड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर O के अबाउट इसकी ओमेगा है तो सेंटर के अबाउट इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है।
मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन क्यों क्या होता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको कई बार तो स्टूडेंट पे आंसर याद भी होता है कि अगर वो पॉइंट के अबाउट इसकी एंगल स्पीड ओमेगा है तो सेंटर के अबाउट इसकी एंगल स्पीड कितनी होगी। इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है ये कि आप क्या करोगे, इस तरह से ज्वाइन कर दो इस लाइन को और ये एंगल आपको थीटा दे, तो अगर जैसे ये p इस तरह से जाएगा तो ये थीटा ही तो चेंज होगा इसका। और हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर टू डी थीटा बाय dt तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा जो होता है वो क्या होता है, इसलिए आपका डी थीटा बाय dt। तो आप ध्यान दो कि यहाँ पे जो ओमेगा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा पे लिख दिया। अब आप थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी सी आपको ज्योमेट्री ध्यान देनी पड़ेगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा भाई, दोनों आर और सेम ही था, दोनों साइड से तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। और अब इससे बताएं कि अगर ये दोनों एंगल थीटा है तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 2 थीटा होगा। समझे कि अगर दोनों इंटरनल एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका 2 थीटा। और आप ध्यान दो जब हम इसकी एंगल स्पीड निकालेंगे ओमेगा डैश, है ना, तो ओमेगा में तो थीटा का चेंज हो रहा है लेकिन इसमें तो 2 थीटा चेंज हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ 2 थीटा ही होगा जिससे से मूव करेगा ये। तो जब हम ओमेगा डैश निकालेंगे तो ये बाय डी बाय dt ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा होगा, है ना। और जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो बाहर आ गया इनटू डी थीटा बाय dt आ गया। और डी थीटा बाय dt हम जानते हैं ओमेगा, तो ओमेगा डैश की जो स्पीड होगी वो आपकी 2 ओमेगा होगी। जस्ट ये आपका आंसर आ गया, है ना। अगर इस ओ पॉइंट के बाद इसकी एंगल स्पीड ओमेगा है तो सेंटर के बाद इसकी एंगल स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी आपकी डबल। तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओमेगा। और अब सवाल है, अगर आपसे कोई पूछे कि मान लो ये 2 ओमेगा डैश से रोटेट हो रहा है तो इस पे कितना सेंट्रिपेटल एक्सेशन लग रहा होगा, निकालेंगे। भाई सेंट्रिपेटल एक्सेशन सेंटर की तरफ ही तो लगेगा, तो एसी की जो वैल्यू होगी वो आपकी ओमेगा डैश स्क्वायर बाय आर होगी, मींस 4 सॉरी ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, ओमेगा डैश स्क्वायर इनटू आर हो गई। यहां से आपका आपका आ गया, इसकी वैल्यू को आप पुट कर दो, ये आपका हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर। हाँ, इस केस में जो सेंट्रिपेटल एक्सेशन लग रहा होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 ओमेगा स्क्वायर। ये कांसेप्ट हमने डिस्कस किया कि अगर पेरिफेरी के अबाउट इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो सेंटर के अबाउट इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, डबल। राइट, तो ये जो क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किया ना, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स, है ना। ये भाई काइनेमेटिक्स में ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। These are the question related to the circular motion dynamics। इसके बाद आ जाते हैं circular motion dynamics टू, राइट। पहले आप इसको लिखो, लगभग 10 क्वेश्चंस से हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। 5 क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के, 5 क्वेश्चंस डायनामिक्स। क्या हो गया, एग्जांपल 6 पे आ जाओ। ये सर्कुलर मोशन डायनामिक्स का क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 6 में ऐसा दिया हुआ है आपको कि ये आपका कोई वेज है, दिस इज अ वेज, और इस वेज का एंगल जो है वो थीटा है, हाँ, वेज का जो एंगल है वो कितना है, जैसे आपका थीटा है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक ब्लॉक रख दें एम मास का, एम मास का हम यहाँ पे क्या प्लेस कर देते हैं, ब्लॉक, तो स्लिप करके नीचे आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इस पूरे वेज को रोटेट करते हैं किसी ओमेगा से, पूरे वेज को हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करते हैं। राइट, हो सकता है कि ये नीचे नहीं है ना, इसकी कोई भी हाइट जो है वो फिक्स हो, है ना। तो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट ओमेगा सो दैट ब्लॉक remain at height h, height h। भाई ओमेगा कितना होना चाहिए ताकि ब्लॉक जो है हाइट h पे ही रहे, remain at height h, find out the omega। है ना, कि कितने ओमेगा से रोटेट करें ताकि वो हाइट h पे रहे। आपके आंसर में क्या आ सकता है, थीटा आ सकता है, h आ सकता है, g तो ऑफ कोर्स आ ही सकता है।
आपके आंसर आपका ट्राई करो आराम से, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। मतलब उसी एच हाइट पे रहना है इसको, तो कितना एंगुलर स्पीड से रोटेट करना पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। मैं स्टेप्स बताता हूँ कि बार बार आपको सेम स्टेप यूज करना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, कि जब भी हम सर्कुलर डायनामिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सर्कुलर डायनामिक्स, तो सर्कुलर डायनामिक्स के क्वेश्चंस में कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाई प्लेन एंड सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। पहला चीज तो ये होती है कि आप आइडेंटिफाई करो कि सर्कुलर मोशन जो ब्लॉक पे हो रहा है वो किस प्लेन में हो रहा है और उसका सेंटर कौन सा है। सेकंड स्टेज आपका ये आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं ये प्लेन और सेंटर करने के बाद हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, प्लॉट फ्री बॉडी डायग्राम, कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। थर्ड स्टेज पे हो जाएगा कि इसमें आप ये आइडेंटिफाई करो कि विच फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आइडेंटिफाई विच फोर्स एक्ट एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। है ना, कौन सा फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ एक्ट करता है। एंड फोर्थ हो जाएगा, और उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि आइडेंटिफाई विच फोर्स बैलेंस। है ना, भाई चार स्टेज में करते हैं, प्लेन कैसा होगा वैल्यू बनाएंगे, कौन सा फोर्स सेंट्रल फोर्स कर रहा है और कौन सा फोर्स बैलेंस। आप बता दो इसमें जब आप सर्कुलर मोशन का प्लेन बनाओगे ना, तो हमको तो सिर्फ ब्लॉक पे कंसीडर करना है, वेज रोटेट होता है। तो ये इसका प्लेन ऑफ सर्कुलर, इस प्लेन में पूरी की पूरी चीजें क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर है ना, कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जैसे कि आपके इससे क्या देगा, जैसे आपका सेंटर हो जाए और ये इसका रेडियस हो जाएगा। है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका रेडियस। ऑब्वियस बात है कि रेडियस जो होगा वो यही तो होगा।
है ना। तो बेसिकली यहाँ से आपका आ Yes, sir. जाएगा ये जो चीज होगी वो h बाई tan थीटा हो जाएगा, है ना। अगर परपेंडिकुलर एच है तो बेस कितना हो जाएगा सर आपका h बाई tan थीटा, राइट। तो यहाँ पे आपका ये आ गया। तो ये अपना रेडियस 95 इसके बाद क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये आपका वेट आ गया, दूसरा नॉर्मल आ गया, और कोई फोर्स तो है नहीं, हाँ भाई। एक तो वेट लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। फिर हमें देखेंगे कि कौन सा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ एक्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह जो फोर्स एक्ट करता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करना चाहिए ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसमें वेट का कंपोनेंट तो आ नहीं सकता है, तो एक ही फोर्स बच गया नॉर्मल। नॉर्मल के ही दो कंपोनेंट, आपका ये एंगल थीटा हो गया, तो आपने इसको रिजॉल्व कर दिया, तो ये हो गया n cos थीटा, और ये आपका हो गया n sin, है ना। तो हम बोलेंगे n sin थीटा प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ पे आ गया कि n sin थीटा प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, है ना। और कौन सा फोर्स बैलेंस होंगे, एक cos थीटा वेट को बैलेंस कर देगा, एक cos थीटा यहाँ पे किस चीज को बैलेंस कर लेगा, वेट, राइट। आप दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे दोनों को डिवाइड करेंगे ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ से इस r की वैल्यू पुट कर देना आप यहाँ वेल करते आंसर, ना। तो चेक करो क्या आंसर आ रहा है। हमको ये स्टेप्स आप ध्यान रखना, ये 4 स्टेप में हम क्वेश्चंस इसके क्या करते हैं, अटेम्प्ट। और स्टेप्स में वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। हाँ, तो इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, किस तरह से सर्कुलर डायनामिक्स के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। ओमेगा से ओमेगा की वैल्यू जो होगी ना वो रूट जी बाई एस टेन थीटा आ जाएगी। ओमेगा जो होगा ये आपका आंसर है, टेन थीटा इनटू रूट जी बाई, सही है सर। कितने एंगल स्पीड से अगर रोटेट करेंगे तो ये वही करेगा, है ना। डिवाइड करने का भी आंसर रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डायनामिक्स का अटेंड करने आना चाहिए, थोड़ा नेचर चेंज होता रहेगा। यही चीज तो आपका वो है जो आप एंगल ऑफ बैंकिंग वाले की बात करते हैं, है ना, कि जो बैंकिंग कंसेप्ट है वो सारा इसी के ऊपर तो बेस्ड है। बैंकिंग क्वेश्चंस को भी हम इसी तरह से क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, राइट। तो जनरलाइज कर दिया मैंने, है ना। उसमें भी ये चीज सोचते थे कि कौन सा सेंट्रिफिकल फोर्स प्रोवाइड करेगा, कौन सा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेगा, राइट। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 7 पे आ जाओ। हाँ, एग्जांपल नंबर 7 में ये है कि यहाँ पे एक कोई हेमिस्फेरिकल बाउल, दिस इज ए हेमिस्फेरिकल बाउल जो कि रोटेट कर रही है किसी ओमेगा से, हाँ। और यहाँ पे कोई ब्लॉक है ना, और ये कोई रेडियस है इसका, सॉरी रेडियस आर ले लो आप इसे। हेमिस्फेरिकल बॉल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इसका रेडियस होगा। ये पूरी बॉल ओमेगा से रोटेट कर रही है, ये भी इसके साथ रोटेट कर रही है ना, और ये एंगल इसका कोई थीटा है। तो आपको दो चीजें दी हुई हैं कि इसको ओमेगा एंड आर इज गिवन, ओमेगा भी आपको दिया हुआ है एज वेल एज क्या दिया हुआ है, बेसिकली आपका आर भी दिया हुआ है। ओमेगा इज 5 रेडियन पर सेकंड एंड आर इज 80 सेंटीमीटर, है। तो आपको जस्ट बताना है कि फाइंड आउट द थीटा, राइट, एट व्हिच ब्लॉक remain stationary with respect to bowl,
हाँ, कि अगर रोटेट कर रहा है तो कितने एंगल पे ये इक्विलिब्रियम में है ना, ये थीटा आपको बताना है। तो सेम वैसे ही करो क्वेश्चन जो मैंने स्टेप्स बताया था, इसका आंसर आपको निकालना है कि थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए एग्जैक्ट कितनी होगी। सॉरी, ओमेगा जो है रेडियस जो 80 है, 80 नहीं है, दिस इज 80 सेंटीमीटर, रेडियस इज 80 सेंटीमीटर, इट्स नॉट 80, आई मिस्टेक को 80 लिखा है, रेडियस इज 80 सेंटीमीटर। सर साइन इनवर्स 2। एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा कोई, ऐसा नहीं आ रहा इनवर्स का, रेडियस 80 कर दिया मैंने। थर्टी डिग्री है सर।
50 डिग्री देख लीजिए। धक्के तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ। देख लेते हैं आपका यही तो हो जाएगा सर्कुलर मोशन का प्लेन। आपको पूरे बॉल से कोई मतलब नहीं है ना, ये जो ब्लॉक है उसके सर्कुलर मोशन का प्लेन आपको नहीं है। ये उसका सेंटर हो जाएगा, है ना। तो भाई ये सर्कुलर मोशन का प्लेन हो गया, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, है ना। उसके बाद आपको पता है कि इसकी जो रेडियस होगी वो आपकी आर साइन थीटा होगी, है ना। ये हाइपोटेनस आर है तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो उसके बाद डिवाइड आएगा, आपका वेट लग जाएगा और दूसरा इससे भी नॉर्मल लग जाएगा। तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट एन कॉस थीटा और ये आपका हो जाएगा एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा साइन थीटा को प्रोवाइड करेगा। एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू द m ओमेगा स्क्वायर r, ये वाला r, कैपिटल R नहीं, स्मॉल r, स्मॉल r जो सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस है, एंड n cos थीटा इज इक्वल टू द v, है ना। तो यहां से आपके tan थीटा की वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी ओमेगा स्क्वायर इनटू स्मॉल r बाय g, है ना। और r की वैल्यू r sin थीटा पुट कर दो, है ना। तो यहां से मैं क्या से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा g बाय ओमेगा स्क्वायर, है ना। वैल्यूज पुट करो, देखो क्या आता है। cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो इतनी आ जाएगी। व्हाट यू गेट द आंसर, हाँ वो गड़बड़ नहीं करते 60 कैपिटल। 60 हाँ 60 डिग्री, इससे cos थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी ना वो हाफ आ जाएगी, हाफ आने का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हटाने का, है ना। मतलब स्टेप वही होते हैं, कोई नए स्टेप नहीं इसमें, बल्कि उसी यूजुअल स्टेप से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। थ्री मोर क्वेश्चन ओनली, 10 क्वेश्चंस काफी होते हैं हर चैप्टर, है ना। एक आ जाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये कोई रॉड है और रॉड से ऐसे कोई स्प्रिंग अटैच और इस पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, हाँ ये दो स्प्रिंग अटैच्ड हैं और इससे एम से क्या लगा हुआ है, जैसे कि आपको कोई ब्लॉक, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है h/2 एंड h/2, रॉड की टोटल हाइट h है, h/2 h/2 है और पूरी रॉड रोटेट कर रही है ना, कि पूरी की पूरी रॉड क्या कर रही है, जैसे कि आपकी रोटेट, और इसकी एंगुलर स्पीड दी हुई है ओमेगा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 2g बाई h दिया हुआ है ना। इतने एंगुलर स्पीड से रॉड क्या कर रही है, जैसे कि आपकी रोटेट कर रही है। तो आपको पता है कि जो दोनों स्ट्रिंग लगी हुई है इसमें टेंशन कुछ होगा ना, अपर स्ट्रिंग में टेंशन सपोज T1 है एंड लोअर स्ट्रिंग में टेंशन T2। तो आपको बताना है कि फाइंड आउट रेशियो बिटवीन द T1 एंड, अगर इस तरह से रोटेट हो रहा है और ये इसी पोजीशन में रोटेट हो रहा है तो T1 और T2 का रेशियो, फाइंड आउट रेशियो बिटवीन द T1 एंड जो लेफ्ट एक्स, वही सेम स्टेप्स, सेंटर रेडियस एवरीथिंग इज द सेम। सर ये T1 और T2 टेंशन है ना। हाँ T1 एंड T2 टेंशन,
सर कोई एंगल दे रखा है? एंगल नहीं दे रखा है, एंगल नहीं दे रखा है। सर 10/6, 5/3। 5/3 6 है ये। 5 क्या 5 क्या? 5/3 से आंसर होता है। ठीक। आंसर इज द 5/3 देखो आ गया ना, देखते देखते 2-3 क्वेश्चन किया तो अपने आप आ गए। T1/T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 है ना। कैलकुलेट कर लो। ठीक है, है कुछ नहीं इसमें, आप फ्री वाइड डायग्राम डालो इसका कि विल प्लॉट द फ्री वाइड डायग्राम वेट। यहाँ पे टेंशन T1 आ गया और यहाँ पे टेंशन कितना आ गया? T2 है ना। कोई एंगल आप अज्यूम कर लो, लेट दिस एंगल इज थीटा, थीटा है ना। तो T1 का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin थीटा, एंड इसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा T2 sin थीटा। यहाँ से आपका आ जाएगा T1 माइनस T2 sin थीटा इज इक्वल टू द वेट, और जो T1 के कॉस्ट कंपोनेंट होंगे दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। T1 plus T2 cos theta will provide the centrifugal force m omega square r, और r जो होगा वही आ जाएगा, है ना। r जो होगा वही h/2 tan थीटा, है ना। तो इसे सॉल्व करो कैलकुलेट के साथ से, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो T1 T2 का रेशियो आ जाएगा, है ना। क्या ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 9, इसमें एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो नॉर्मली सिंपलीफाई हो जाएगा। एग्जांपल 9, एग्जांपल 9 में ऐसा है कि इस तरह से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना है। एक कोई बॉब है ना, बॉब से हमने एक स्ट्रिंग कनेक्ट, वी हैव कनेक्टेड वन स्ट्रिंग एंड m मास का बॉब है कोई, एंड दिस एंगल इज थीटा, है ना। आप कुछ स्ट्रिंग को नाम अलग अलग ले लो, दिस इज AB एंड दिस इज C, है ना। एक तो AB स्ट्रिंग है और एक BC, अभी तो रेस्ट का सारा कुछ ठीक है ना। तो आपको बताना है you find out ratio in tension in string BC, tension in string BC just before and after string AB is cut. To find out the ratio between tension in string BC just before and after string AB is cut. तो भाई AB जब लगा हुआ था तो उस टेंशन T1 था, जैसे हम उसको कट करेंगे तो टेंशन T2 मिलेगा, तो T1 और T2 का रेशियो था।
सर ये पूरा स्टेशनरी है, कुछ रोटेशन भी हो रही है? नहीं कुछ नहीं, कोई रोटेशन वगैरह नहीं, रेस्ट पे है सब कुछ, कोई रोटेशन। कंसेप्ट रोटेशन का आएगा बाद में, इन एज ऑफ नाउ कोई रोटेशन नहीं। सर ए बी की कोई टेंशन नहीं दी है? नहीं, एबी में कोई टेंशन दिया नहीं हुआ है।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो क्या है कि ये आपको थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं। तो आपको पहले टेंशन सपोज T1 था, तो आपको ये वाला टेंशन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये कुछ वेट आ जाएगा। ये स्ट्रिंग कट नहीं है तो इसमें भी कुछ टेंशन होगा T डैश, फिर वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर ये रेस्ट पे है तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करें तो T1 cos थीटा की वैल्यू mg है। भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में T1 cos थीटा करेगा, उसमें T डैश तो आएगा नहीं ना। तो पहले चीज आ गई T1 की वैल्यू आपने निकाली, जो T1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी mg बाई cos है। अब थोड़ी सी दिक्कत आ गई, जैसे हम इसको कट करेंगे T डैश तो 0 हो गया है ना। जैसे हम कट करेंगे तो इसका टेंशन कट करने के तुरंत बाद चेंज हो जाएगा, ये आपका T2 हो गया, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया T2 cos थीटा। प्रॉब्लम है जैसे आप इसको कट करोगे ना, तो वी कैन नॉट से कि जो T2 cos थीटा होगा वो वेट के इक्वल होगा, वी कैन नॉट से। हाँ, इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में फोर्स से बैलेंस होते हैं। जैसे हम कट करेंगे इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा ना, जैसे हम कट करेंगे इसके बाद तो इसका मोशन ऐसे स्विंग करके सर्कुलर होगा। हाँ, जैसे आप इसको कट करोगे स्विंग करके नीचे जाएगा। तो जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में होती है तो दो तरह के एक्सेशन हो सकते हैं, एक तो एसी हो सकता है और दूसरा एटी हो सकता है ना। भाई दो तरह के एक्सेशन हो सकते हैं, एसी एंड एटी। तो जैसे हम कट करेंगे उस इंस्टेंट पे एटी तो 0 होगा क्योंकि एटी इक्वल टू v स्क्वायर बाय r होता है ना। तो जैसे कट करेंगे अगर v 0 है तो सॉरी एसी 0 हो जाए। जैसे आप कट करेंगे इसकी स्पीड तो कुछ है नहीं ना, तो v अगर 0 होगी तो एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन उस इंस्टेंट में एटी नॉन 0 होगा। अगर एटी नॉन 0 नहीं होगा तो स्विंग का क्या आएगा। तो इस एटी की वजह से अब सारा कुछ चीजें आ जाएंगी। एसी तो 0 आ गया, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टेंजेंशियल की वजह से आ जाएगा। ध्यान दो कि किसी टेंजेंशियल का इस कंपोनेंट, और उसी के लिए तो ये दोनों बैलेंस नहीं हो रहे हैं। पहले कोई टेंजेंशियल नहीं था तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, फिर अब एटी का इसके डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है, उसी की वजह से बैलेंस नहीं। तो हमें देखेंगे कि भाई वर्टिकल बैलेंस नहीं हो रहा है तो किस डायरेक्शन में बैलेंस हो, तो अलोंग द स्ट्रिंग फोर्सेस बैलेंस, forces will be balanced along the string, along the string। हाँ, कि स्ट्रिंग के अलोंग सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। हाँ भाई, ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के अलोंग फोर्सेस बैलेंस होंगे। हाँ, क्योंकि एटी का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा और एसी तो 0। अब रखना आप क्या करना पड़ेगा, आपको इस T2 को रिजॉल्व नहीं करोगे बल्कि वेट को आप रिजॉल्व करोगे। वेट को रिजॉल्व करेंगे तो mg cos हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कट करने के पहले तो T1 cos का mg के इक्वल था, कट करने के बाद जो होगा वो T2 इक्वल टू mg cos। समझे, ये फर्क होता है। कट करने से पहले T1 cos थीटा mg था, कट करने के तुरंत बाद T2 इक्वल टू mg था। इसका आप रेशियो निकालो। जैसे मैं यहाँ पे रेशियो निकालूंगा T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी रहेगी, ये आपकी हो जाएगी 1 बाई cos, मेरे सी हो जाएगा sec स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर, ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा इसका आंसर है। तो काफी ओके सर, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन कौन सा लेंगे, 9 के बाद 10। ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। एग्जांपल नंबर 10, देखो एग्जांपल नंबर 10 ऐसा है कि ये कोई रिंग है और ये जो रिंग है ये किसी ओमेगा से रोटेट करता है और इसका मास m, ओमेगा से रोटेट कर रही है, मास m है और इसमें रेडियस इसका r। तो आपको बताना है कि फाइंड आउट टेंशन इन रिंग ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन की वजह से
रिंग में कितना टेंशन है क्या आपको? बस टेंशन इन द रिंग। देखो इस क्वेश्चन में जब तक मैं बताता हूँ, जब भी इस चीज में टेंशन आपको निकालनी है ना, तो एक तो इसका बेसिक मेथड होता है। बेसिक मेथड ऐसा होता है कि आप क्या करते हो, वर्टिकल से एक यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेते हो ना, और ये जो एलिमेंट है इसका मास सपोज dm, और जैसे रोटेट करेगा टेंशन डेवलप होगी, तो आपको ये तो निकालना है कि यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो हम ये बोलेंगे इस t को आप रिजॉल्व कर दो, तो जैसे मैं t को रिजॉल्व करूंगा ये वाला एंगल थीटा जो होगा ये d थीटा एंगल आ गया, और t का जो एंगल होगा ये आपको हो जाएगा t cos d थीटा, और ये भी हो जाएगा t cos d थीटा, है ना। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब सेंटर की तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 2t sin d थीटा, ये सेंट्रिपेटल फोर्स ही तो प्रोवाइड करेगा, dm मास के लिए कैसे एक्ट करेगा ये सेंट्रिपेटल फोर्स, 2t sin d थीटा will be equal to the dm ओमेगा स्क्वायर, बस हो गया, हाँ। और dm मास कितना होगा ये हम पुट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से, यहाँ पे आ गया 2t sin d थीटा, dm मास हो जाएगा m by 2 pi मास पर एंगल into angle of this element r into 2 dt ओमेगा स्क्वायर, मतलब ना 2t sin d थीटा सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, dm निकाल रहे हैं मास करंट लेंथ into लेंथ ऑफ द एलिमेंट, हाँ यहाँ पे सॉरी r ने पुट कर दिया, सिर्फ एंगल ले लो या 2 pi r into r 2 d थीटा मास करंट लेंथ into लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो इसमें एंगल तो बहुत छोटा है ना, तो एंगल छोटा है तो sin d थीटा के इक्वल होता है, तो d थीटा कैंसिल हो गया, और क्या चीज टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, एक यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, एक r कैंसिल हो गया, t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई m ओमेगा स्क्वायर बाय 2, हां जब ये रोटेट होगा तो इतने अमाउंट का इसमें क्या हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा। कई बार इसके रिजल्ट्स है ना हम बोल लेते हैं इसका एक शॉर्टकट मेथड भी, कभी भी टेंशन इस केस में निकालना है, ये होता है टोटल फोर्स बाय टोटल बाय टोटल, इससे नहीं हम कर सकते भाई, टोटल फोर्स पूरे में मुझे इसको आगे तो लगेगा, और टोटल एंगल कितना हो जाएगा, चलिए आपका 2 पाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार-बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म हर जगह पे आता है ना, तो उस टाइम ये अप्रोच यूज कर लेते हैं, टोटल फोर्स बाई क्या हो जाएगा, चलिए आपका टोटल एंगल, राइट, उसको हम इस तरह से क्या करेंगे, दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना, आज की इतनी काफी है। आपकी नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में वर्क पावर एनर्जी डिस्कस, एक एक करके चैप्टर्स हम करते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। यशार्थ, बोल। भाई ये जो लास्ट क्वेश्चन था एक बार इसका स्क्रीनशॉट भेज देगा। स्क्रीनशॉट 1 मिनट में देखता हूँ है कि नहीं मेरे पास, 1 मिनट।